नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दूसरी क्लास इनकम टैक्स की। आज हम जहाँ हमने कल छोड़ा था उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल हमने जाना था कि इनकम टैक्स इंडिया में कैसे लगता है, उसका मैनर क्या है इनकम टैक्स का इंडिया में लगने का, और उसके बाद हमने पर्सन की डेफिनेशन जानी थी कि पर्सन क्या होता है। आज उसके आगे की डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे कि उस चीजों में कि असेसमेंट ईयर्स क्या होते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर्स क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और सबसे मेन बात जो है प्रीवियस ईयर में जो मोस्टली पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर में कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों सेम होते हैं। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर। की इनकम टैक्स में आपने कई बार पढ़ेंगे कि असेसमेंट ईयर वर्ड आता है। तो ये असेसमेंट ईयर होता क्या है कि जो बार बार आपको सुनने में आता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का अगर सिंपल हम मीनिंग निकालें तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग करंट ईयर जानते होंगे कि अभी जो साल चल रहा है वो मेरा करंट ईयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर के। तो इसके बाद वाला जो ईयर होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर कहते हैं। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 हमारा गया है, तो वो उस दौरान का अगर उसको हम करंट ईयर माने कि भाई ये हमारा करंट ईयर था उस समय का, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका असेसमेंट क्या, इससे अगला वाला ईयर, अगला वाला ईयर हमारा क्या हो गया, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। तो चलो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो एक्ट में लिखा हो गया है। तो एक्ट में लिखा है असेसमेंट ईयर्स मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। की जो एवरी ईयर अप्रैल के 1 अप्रैल से जो कमेंस होता है आपका असेसमेंट ईयर लग जाता है फॉर द प्रीवियस, जो आपने आपका जो करंट ईयर गया है उसके लिए अगर आप 1 अप्रैल आ गए उसके अगले वाले ईयर में, तो आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर। इट इज देयर फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। For example, the assessment year 21-22 will be commence on 1 April 21 and will end on 31 March 22। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, हमारा 12 मंथ का ही होगा और हमेशा वो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। और अगर हम 2021 का एग्जांपल है कि 2021 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, कि जिसके भी आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं करंट में, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 का जो ईयर है वो हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर में सिंपल है कि जो अब पीछे वाले एग्जांपल हमने असेसमेंट ईयर पढ़ा था, तो इनकम टैक्स एक्ट की सबसे बढ़िया बात यह होती है कि जब वो एक का डेफिनेशन दे देते हैं तो दूसरे के डेफिनेशन में कह देते हैं कि जो आपका असेसमेंट ईयर नहीं है या उससे पहले वाला जो ईयर है वो आपका प्रीवियस ईयर है। तो इसमें देखो इसमें भी वही बात क्या है कि as per section 3 previous year means the financial year immediately preceding the assessment year। अगर आपको असेसमेंट ईयर समझ आ गया तो उससे पहले वाला जो साल है तो वो उस असेसमेंट ईयर के लिए वो उससे पहले वाला साल उसका प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा। तो अगर हम सिंपल टर्म में, तो फाइनेंशियल ईयर भी कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को वो एंड होगा हमारा प्रीवियस ईयर भी। तो इसलिए भी इसमें भी गए एज पर सेक्शन 3। सेक्शन 3 मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया, जो भी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है उसका जो पहले वाला साल है वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया। और जो मोस्टली कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को खत्म होगा। और आपको अगर पहली वाली क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर होता है उसमें तो आप कमाते हैं, लेकिन वो चार्जेबल कब होता है, आपका असेसमेंट ईयर में होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में जानना और उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं पढ़ लेता हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो उस इनकम पे, एंड इट इज असेस्ड इन द इमीडिएट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं, इमीडिएट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर को। ये भी उन्होंने भी यही लिखा है कि विच इज कॉल्ड एन असेसमेंट ईयर। Therefore, the income earned during the previous year 2020 to 31 March 21, कि जो भी आपने 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक में कमाया है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेल बी चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। इसलिए जो हमारी 20-21 में जो भी हमने कमाया उसकी रिटर्न हम कब 21-22 में आप
फाइल कर रहे हैं। तो आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर समझ गया। अब प्रीवियस ईयर में एक चीज समझने वाली बात है कि भाई प्रीवियस ईयर यूनिफॉर्म है सबके लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होगी। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैलेंडर ईयर भी तो कई लोग फॉलो करते हैं। अगर आप में से कोई कंपनी ऑडिट करता होगा तो वो तो कहते हैं कई कंपनियां तो सर 1 अप्रैल इसकी जगह 1 जनवरी 20 से 31 मार्च, 31 दिसंबर 20, और ये हमारा हो गया 31 मार्च 21। कई कंपनियां जो वो तो ये फॉलो करती है। सर ये फॉलो कैसे करती है जब इनकम टैक्स में हमारा यूनिफॉर्म लिख रखा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो दोस्तों जो ये वाला है इसकी रिलैक्सेशन सिर्फ हमारे किस में दी है, कंपनी एक्ट में दी गई है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकती है विद द परमिशन ऑफ आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेके वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी एक्ट में सबमिट होनी आरओसी को, उसको कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई रियायत नहीं है। इनकम टैक्स में कोई भी हो उन सब के लिए जो ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर आप जिसको बोलेंगे, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ही खत्म होगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि कंपनी एक्ट वालों ने अलग बना दिया? तो इसका एक है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे पास एक यूएसए की सब्सिडरी कंपनी है। अब यूएसए की सब्सिडरी कंपनी है, इंडिया में बन रखी है उसने, तो सब्सिडरी में आपको पता होगा कि कंसोलिडेट होती है होल्डिंग के साथ। तो यूएसए की जो कंपनी है तो यूएसए में चलता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, और इंडिया में चलता है आपका फाइनेंशियल ईयर जो हो गया, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कंपनी में। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों को जब वो मर्ज करते थे तो उनको प्रॉब्लम आती थी, यहाँ से 3 महीने हटाओ फिर पिछला 3 महीने जोड़ो, 1 जनवरी से 31 मार्च वाला और इधर वाला 1 जनवरी से 31 मार्च हटाओ। तो इसके लिए इन्होंने आरओसी को परमिशन के लिए कहा कि सर ऐसे तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है कि हम इंडिया में आके अपनी कंपनी भी खोल रहे हैं, फिर आपके पास जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं जो हमें कंसोलिडेट होनी है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आरओसी ने इसके लिए रियायत दे दी कि आप विद परमिशन आप हमें अपना रीजन बताइए कि क्यों आप कैलेंडर ईयर रखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उसको कैलेंडर ईयर कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई रियायत नहीं है। इनकम टैक्स कहते हैं तुम्हारा कंपनी एक्ट अलग है, इनकम टैक्स में जो तुम टैक्स दे रहे हो तो कहीं कंसोलिडेट होना नहीं है यूएसए के बैलेंस शीट में। तो तुम अपना यहाँ पे तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग एक मेरे को बैलेंस शीट बनाओ, उसमें जो कंप्यूटेशन बनाओ, उसमें जो टैक्स है वो इंडिया में पे करो। तो ये बात आपको समझ आओगे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई कंपनी इनकम टैक्स में एज ए कैलेंडर ईयर अपनी स्टेटमेंट बना के टैक्स पे कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, हमेशा वो यूनिफॉर्म होगा सबके लिए, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ही खत्म होगा। मैं आपको पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे। All SECs are required to follow a uniform previous year, that is financial year 1st April to 31st March as their previous year. Previous year for income tax purpose will be financial year which end on 31st of March, although the SEC can close his books of account on any other date. Example, an SEC may maintain books of account on calendar year basis but his previous year for income tax purpose। तो यहाँ पे समझ आ गया ना कि भाई वो एसएससी कुछ भी करे, आपको एग्जांपल बता दिया कि कैसे वो कैलेंडर ईयर करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के लिए उसको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही बुक्स बना के उसमें टैक्स कंप्यूट करके उसको देना पड़ेगा। अब हम आप एक आते हैं कि आपने को मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होगा, जिसका भी प्रीवियस ईयर होगा आपका वो आपका होगा कि भाई आपने सर बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होगा। आप लड़ने बैठ जाओगे, कोई कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी चलो भाई न्यूली सेट ऑफ बिजनेस ही मैंने अगर बीच में किया या मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो मेरे को अराइज ही बीच में, इनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो इसके लिए भी एक्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपका अगर ऐसा केस होता है कि जिसमें जो आपने बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट किया वो मिड ऑफ द ईयर किया है, फाइनेंशियल ईयर, और न्यूली सेटअप है या आपकी कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम आ गई जो न्यूली ही आ गई आपके पास कि भाई अभी तक मुझे रेंट मिलता नहीं था, सोचो मैंने बीच में जाके क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली अक्टूबर 21 में, सोचो तो इससे पहले मेरे पास कोई इनकम नहीं था, अक्टूबर 21 में कर दिया और उसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। तो इसके में अगर मैं कहूंगा कि मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हो गया भाई? 1 अप्रैल में तो मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तो ऐसी केसेस में एक्ट ने लिख दिया कि हाँ भाई आपका प्रीवियस ईयर 1 अक्टूबर से जब से आपका न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आ गया है जो पहले कोई और इनकम है, तो आपके लिए इस इनकम के लिए आपका प्रीवियस ईयर 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। A business or profession is newly set up, a new source of income come into existence during the previous year, or the period beginning from the date of setting of the business or from the date the new source came into existence
and ending on that day of the financial year, that is 31st March. तो हम क्या कहेंगे कि जो हमें खत्म होगा हमारा वो तो 31st मार्च को ही होगा, और स्टार्ट कब से होगा, जब हमारा वो बिजनेस सेटअप हुआ है या हमारा कोई बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम नया जनरेट हुआ है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। If a newly business is set up on 21st October 2020, then the first previous year for that business will be the period starting from 21st October 2020 to 31st March 2021। तो जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बताया, तो यहाँ पे क्या है, उसने बिजनेस ही 21 अक्टूबर को सेटअप किया, तो उसका जो प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट होगा वो 21 अक्टूबर से होगा। Therefore, the first previous year of newly set up business या professional newly source of income will be either 12 months or less than 12 months। इट कैन नेवर बी मोर देन 12 मंथ। तो ये बात भी देखेंगे कि कभी भी आपका 12 महीने से ज्यादा का प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब आपकी प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम होगी। तो उसका दो ही सिचुएशन आपको मैंने बताई है। एक तो क्या है कि बिजनेस या प्रोफेशन आपने न्यूली सेटअप किया हो, या आपका कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया मिड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर कुछ ऐसा। तो उस केसेस में आपको जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, तो जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया है या न्यू सोर्स ऑफ इनकम का जनरेट हुआ, वही आपका प्रीवियस ईयर वहां से माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने जो असेसमेंट और प्रीवियस ईयर की बातें की, ये एक सेट ऑफ था। अब जो हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत ही पेपर में भी आता है, और बहुत लोग उसके बारे में पूछते भी हैं। कि मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि एक हमारा रहता है कि असेसमेंट और प्रीवियस ईयर कब एक जैसा हो सकता है, ऐसा कौन सा केसेस है। अगर आपने भी कभी सुना होगा, या आप आईपीसीसी या सीपीटी या आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे असेसिंग ऑफिसर्स के पास पावर है कि आप जिस साल में कमा रहे हो उसी साल में वो आपसे उसका पैसा चार्ज कर ले। क्योंकि एक्ट में तो लिखा है कि आप जो ड्यूरिंग द ईयर 20-21 में जो भी कमाया वो चार्जेबल या टैक्सेबल कब होगा, 21-22 में। लेकिन ऐसी भी कुछ सिचुएशन है जहां पे क्या है, इनकम भी ड्यूरिंग द ईयर कमा रहे हो और इनकम जो चार्जेबल और टैक्सेबल है वो भी ड्यूरिंग द ईयर ही हो जा रहा है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों हमारा एक साथ हो जा रहा है हमारी सिचुएशंस में। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग जो है कि इसमें आपको बताना है कि इस सब केसेस में प्रीवियस ईयर मेरे कब से स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे। तो इसमें पहला क्या है, डॉक्टर गुप्ता वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को ये पहली बार अपॉइंट हुए एज ए प्रोफेसर श्री राम कॉलेज में। तो इनका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा। दूसरा हमारा कि दिनेश भाई है हमारे, उन्होंने क्या कि बिजनेस स्टार्ट किया है क्लोथ का, कब से 27 फरवरी 2021 से। इनका कब से स्टार्ट होगा भाई, प्रीवियस ईयर कब खत्म होगा। तीसरा हमारा है जय कुमार जी, जिन्होंने क्या किया, एक घर परचेज कर लिया, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2 रूम, कब से 5 जुलाई 2020 से। फिर हमारा चौथा है कि ए है, उसको रेमुनेशन रिसीव हुआ 50,000 किसके लिए, फॉर एक्टिंग इन ए टीवी सीरियल ऑन 10 मार्च 2021। तो जो उनको फर्स्ट एक्टिंग का चांस मिला वो 10 मार्च 2021 को मिला, जिससे उनको क्या हुआ, 50,000 रुपए की रेवेन्यू हुई। तो इन सब केसेस में आपका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होके कब खत्म होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको आंसर जाना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि नाम है यंग यू इंडिया के नाम से। वहां पे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं उससे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी मैं बात करता हूँ, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेस्ड इन द सेम ईयर, कि भाई जिस साल में कमाया उसी साल में टैक्स देना पड़ेगा, अब आगे पीछे नहीं कर सकते उसको। तो वो चीजें हमारी क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। एज ए नॉर्मल रूल, जो मैंने आपको बताया था, इनकम अर्न ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर इज असेस्ड और चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर, कि भाई जिस दिन कमाया उसके अगले साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो चार्जेबल होगा टैक्स। However, in the following circumstances, the income is taxable in the same year in which it is earned। जिस साल में मैंने कमाया है उसी साल में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केसेस में क्या है, therefore the assessment year and the previous year in these exceptional circumstances will be the same। तो इन सब सिचुएशन में ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे हमारे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए हैं। These exceptions have been provided to safeguard the collection of taxes so that SSC, who may not be
ट्रेसेबल लेटर। तो ये आपको मैं जो सिचुएशन बताऊंगा आप भी कहोगे हाँ भाई आप सही कह रहे हो कि गवर्नमेंट को ये रूल बनाने इनकम टैक्स को बनाने पड़े, नहीं तो इनकम टैक्स को बाद में इसका टैक्स नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स हमारे उसने ये रूल बनाया कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को सेम मान के जिस साल कमाए उसी साल टैक्स दो और तभी हम आपको छोड़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारी इस लिस्ट में आता है शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस का मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल एक चाइना से एक शिप आया इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में इसने जो भी यहाँ पे गुड्स थे, ये शिप कहाँ का है, शिप है हमारा चाइना का, शिप है हमारा चाइना का, ये इंडिया में आया, इंडिया से इसने गुड्स लोड किया यहाँ पे। गुड्स मोस्टली हमारे इंडिया वालों के ही होंगे क्योंकि इंडिया से ये लोड कर रहा है। इसके लिए बदले में इस शिप ने क्या होगा, भाड़ा लिया होगा, ठीक है, भाड़ा लिया। अब इस भाड़े पे ये भाड़ा जो है ये इनकम जो ये शिप अर्न कर रहा है तो इंडिया के सोर्स से इनकम कर रहा है, तो ये इंडिया की इनकम हो गई। लेकिन अगर इसने बिना टैक्स दिए इंडिया से सामान उठा के चाइना चला गया और जब अगले ईयर ये आया ही नहीं, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इनकम टैक्स इनसे टैक्स कैसे ले लेगी भाई? वो तो चाइना में बंदा बैठा हुआ है, उसको जाके कैसे टैक्स ले लेगी? वो ना उसका कोई टैन इनकम है, पैन नंबर हो ना कुछ हो, वो तो भाई इंडिया में आया, इंडिया में उसने व्यापार किया, भाड़ा लिया, भाई चला गया। तो इंडिया की जो इनकम, जो इंडिया को जिसको टैक्स मिलना चाहिए, इंडिया की जो इनकम है वो भी चली गई। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सख्त रूल है, ये सबसे हमारा स्ट्रिक्ट रूल है इसमें जो है, आगे जो पढ़ बताऊंगा वो भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो इतने जितने ये है। इसमें उन्होंने सेक्शन में कह दिया ए नॉन रेजिडेंट हु इज कैरिंग ऑन ए शिपिंग बिजनेस, कोई भी नॉन रेजिडेंट जो कि शिपिंग की बिजनेस करता है, ऑन इनकम फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर लाइवली स्टॉक गुड्स फ्रॉम ए पोर्ट इन इंडिया, इंडिया के पोर्ट से निकल के कोई भी व्यक्ति अर्न कर रहा है इनकम जो कि नॉन रेजिडेंट है, will be chargeable income tax before the ship is allowed to leave the Indian port। समझ गए, ये एक्ट में साफ कह दिया कि भाई हम शिप को तभी जाने देंगे जो कि जब वो ये जो भाड़ा उसको मिला है इस भाड़े में से वो इंडिया गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स होता है वो पहले हमें दे दे, जब वो दे देगा उसके बाद उसको हम जाने देंगे। तो ये रूल हमारा सबसे स्ट्रिक्ट है, इसलिए सबसे पहले भी आया शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही उसको भाड़ा मिला, जैसे ही उसकी इनकम हुई इंडियन इनकम, तभी उसको टैक्स देना पड़ता है, तभी वो इंडिया से बाहर जा सकता है। दूसरा हमारा केस आता है असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। इस केसेस में क्या होता है कि एक भाई हमारे भाई साहब है, राज भाई साहब, वो इंडिया से अब यार इंडिया में अब मुझे काम नहीं करना है, अब तो मुझे कनाडा जाना है, भाई कनाडा में कमाऊंगा मैं, इंडिया में तो कमाना नहीं है मुझे। 6 महीने उन्होंने काम किया है इंडिया में, 6 मंथ काम किया, उसके बाद अब मुझे कनाडा जाना है, यहाँ पे मेरी बस की नहीं है, मैं माइग्रेशन का वो सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कर देता हूँ कि अब मैं वहीं परमानेंट रहूंगा, इंडिया से मुझे बाहर निकलना है। तो इस केसेस में उन्होंने क्या कहा कि चलो भाई निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भरोसा आप इंडिया से वापिस आओ कि नहीं आओ, आपकी एसेट्स है नहीं है, कौन पकड़ने जाएगा? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया या बैंक हो गया हमारे, कोई भी लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई हम डिमांड निकाल के लिटिगेशन, सब क्या चाहते हैं कि इजिली काम हो जाए। इजिली कभी हो सकता है कि जैसे ये बंदा ने वीजा लगाया, कुछ लगा कि भाई मुझे माइग्रेट होना है, इंडिया से बाहर निकल रहा हूँ, माइग्रेट हो रहा हूँ, अब मुझे इंडिया में आने का कोई मन नहीं है, कुछ नहीं है, तभी इसका उसी साल में जो उसने कमाए हैं 6 महीने के अंदर उसका असेसमेंट करके कि भाई 6 महीने में तेरा इतना टैक्स बनता है, अगर कोई टीडीएस या एडवांस टैक्स उसको हटा के इतना बचता है तो पहले टैक्स दे जा मैं। तो ये क्या हो गया, इस केस में क्या होगा कि इनकम जिस साल में कमाया है उसी साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई एसएससी, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द इंटेंशन कि अब मुझे वापस इंडिया नहीं आना है, लेकिन मैं पढ़ भी देता हूँ जो लिखा है यहाँ पे, when it appears to the assessing officer that any individuals may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry and such individual has no present intention of returning to India, कि भाई कोई इंटेंशन नहीं है उसकी इंडिया वापस, वो एक बार गया तो गया, पैसे भी भूल जाना। इसलिए इनकम टैक्स वाले ने कहा कि पहले पैसे हमें देके जा, तभी हम तेरा वीजा या सब कुछ अप्रूव करेंगे। The total income of such individual from the expiry of previous year for that assessment year, that is from 1st April of the assessment year up to the probable date of his departure, कि जब वो इंडिया से उड़ रहा है, from shall be chargeable to tax in the same assessment year, उसी assessment year में उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया
आर था, आर विश टू माइग्रेट टू यूएसए परमानेंटली एंड प्लान्स टू लीव इंडिया ऑन 15 नवंबर 2020। भाई अब मैं इंडिया 15 नवंबर 2020 के बाद छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यूएसए परमानेंटली सेटल हो रहा हूँ, वही माइग्रेट हो रहा हूँ। ही सबमिट इज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021। भाई 2021 के लिए तो उसने 15 नवंबर 2020 तक सबमिट कर दिया, 31 मार्च 20 फाइनेंशियल ईयर हो गया, ऑन 31 जुलाई 2020 तक उसने कर दिया। असेसमेंट फॉर विच इज स्टिल पेंडिंग, जो इसका असेसमेंट नहीं हुआ, भाई मैंने रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन इनकम टैक्स वालों ने उसको चेक नहीं किया जो रेगुलरली चेक होता है। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास दो असेसमेंट करने को, एक तो भाई जो तूने 19-20 में कमाया है जिसका मैंने असेसमेंट किया, तूने रिटर्न सही भरी है कि नहीं भरी, कि तेरा इंटेंशन था बाहर निकल, तो 19-20 भी गलत भर दिया तूने। और एक जो उसका 1 अप्रैल 20 से जब वो डिपार्चर कर रहा है 15 नवंबर 2020, उसकी भी रिटर्न उनसे एक्चुअली एस्टिमेटेड बेसिस पे करके असेसमेंट कर देगी। और इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात है, जो ये 19-20 है, 19-20 में तो टैक्स किसका लगेगा, टैक्स रेट जो लगेगा 19-20 का ही लगेगा, कि भाई 19-20 का जो टैक्स, लेकिन जो 20 ये वाला जो पीरियड है इसमें जो टैक्स रेट लगेगा अलग लगेगा, क्योंकि ये लगेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 वाला लगेगा। इसमें जो साल चल रहा है उसके लिए जो रेट है वो कम या ज्यादा जो भी है, उस रेट पे आपका डिटरमाइन होगा कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। वो टैक्स आप दे देंगे तभी आपको इंडिया से बाहर जाने की परमिशन मिलेगी। अब हम आते हैं तीसरा केस जो हमारा है, ये आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि हमारे पास एक इंडिया की कंपनी है और एक हमारी सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, सिंगापुर की कंपनी थी। एक बिहार पटना में ना म्यूजियम बनना था, उसके लिए टेंडर निकाला और टेंडर में ये कहा कि भाई टेंडर दो, उसमें आपका बाहर वाली इंजीनियरिंग वर्क भी दिखाना है, ये सब भी दिखाना है। तो इंडिया की कंपनी और सिंगापुर की कंपनी दोनों ने क्या किया, हाथ मिला लिया कि भाई हम दोनों मिलके यहाँ पे टेंडर डालते हैं। तो भाई दोनों ने मिलके तो एक साथ कैसे डालेंगे, तो इसके लिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया, जो कि हमारा क्या है, एओपी हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। अब ज्वाइंट वेंचर बना के इन्होंने टेंडर डाला और टेंडर में क्या था, ये टेंडर हमारा चल रहा है जैसे 1 अप्रैल 20 और ये हमारा खत्म हो जाएगा जैसे ही काम पूरा होगा, जैसे ही काम पूरा होगा ये हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्या है भाई, पैसे मिल गए, काम पूरा हो गया, खत्म। क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर जो बनाया था, इंटेंशन क्या था कि ये हमें जो म्यूजियम का टेंडर मिला है इस म्यूजियम को कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो म्यूजियम था ये हमारा बना 30/6/21 को जाके, तो भाई 31 मार्च 21 तक का तो चलो एक ईयर हो गया इसमें, लेकिन ये जो 3 महीने 21 तक हो गया एक ईयर, लेकिन जो ये 3 महीने है, 3 महीने का इसका क्या होगा भाई, क्योंकि अगर ये एक बार ये डिसॉल्व हो गई थी, इसका एग्जिस्टेंस खत्म, सिंगापुर वाली कंपनी अपनी देश चली गई, इंडिया वाली अपने पास है। अब इस 3 महीने का अगर गवर्नमेंट टैक्सेबल या चार्जेबल ऐसे कोई प्रोविजन है तो इसका जो टैक्स देना पड़ेगा वो तो नेक्स्ट ईयर में देना पड़ेगा, इस पर नॉर्मल रूल। और नेक्स्ट ईयर में क्या भरोसा, क्योंकि ना ये वाली कंपनी कहेगी कि भाई मैं तो सिंगापुर में, इसको कैसे ट्रेस करूंगा, इंडिया वाली कंपनी कहेगी भाई सारी लाइबिलिटी मेरी थोड़ी ना, ज्वाइंट वेंचर में भी तो वो भी था, उसको भी पकड़ो, मुझे अकेला पकड़ रहे हो, और ज्वाइंट वेंचर तो वैसे ही खत्म हो गई है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है इनकम टैक्स में, तुम इसको पकड़ो, मुझे अकेला क्यों पकड़ रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि इन केसेस में क्या है, इस 3 महीने का पहले असेसमेंट होगा, इस पे टैक्स देके तभी आप उसको डिसॉल्व करोगे। अगर आपने इसका वायलेशन किया तो ये एक अलग ही आपका वायलेशन बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको लिखा था कि 3 महीने का टैक्स दे के ही डिसॉल्व करना है। ये हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं एक बार। असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। तो पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस मैंने क्या बताया था कि वो पटना म्यूजियम को बनाने के लिए ही वो फॉर्म हुए थे। तो ये क्या हो गया उनका पर्टिकुलर इवेंट हो गया, कि एक इवेंट हो गया या एक पर्पस होगी, जैसे ही वो म्यूजियम बनेगा हम अपना हमारा जो ज्वाइंट वेंचर है तभी तक के लिए है। तो ये क्या है सेक्शन 174A में, where it appears to the assessing officer that any association of person or body of individual or an artificial judicial person form or established or incorporated for a particular event or purpose is likely to be dissolved in the assessment year in which such association of person or body of individuals or artificial judicial person was formed or established or incorporated or immediately after such assessment year, the total income of such person or body or judicial person for the period from the expiry of the previous
the date for its dissolution shall be chargeable to tax in that assessment year। तो इसमें सिंपल वर्ड में कहता हूँ कि हमेशा जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अटपटी ही होती है। तो सिंपली हमने क्या कह दिया कि भाई जैसे ही वो 1 अप्रैल 20 को बनी और उसका काम चला हमारा 30/6/21 तक, तो इन सब में 2 असेसमेंट ईयर हो गए। तो एक असेसमेंट ईयर ये और दूसरा जो 3 महीने वाला असेसमेंट ईयर है, इन दोनों का भाई वो टैक्स डिस्चार्ज करके ही इस डिसोल्यूशन इस जो जॉइंट वेंचर्स को डिसॉल्व कर सकता है। उससे पहले ये मानने ही नहीं होगा उसने डिसोल्यूशन डिसॉल्व की है, जो जॉइंट वेंचर जो एग्रीमेंट है डिसॉल्व हुई है। जो मेरा एग्जांपल। अब हम चौथा केस आते हैं। तो 3 केस हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला केस क्या था हमारा, शिपिंग वाला, कि भाई शिपिंग बिजनेस है और वो क्या है, नॉन रेजिडेंट का है, ठीक है। दूसरा केस क्या था हमारा, बताइए। दूसरा था कि भाई नॉन रेजिडेंट होना चाहता हूँ मैं, इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, मुझे इंडिया में पसंद नहीं है, बाहर जाके माइग्रेट होऊंगा। और तीसरा केस जस्ट हमने क्या कि डिसॉल्व जॉइंट वेंचर हो गया, जिसको एओपी बोलते हैं, या जॉइंट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, ये सब क्या हो गए, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए, ये सब क्या हो गए, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना। जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ, वो उनका काम खत्म, वो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया भाई इस इवेंट के खत्म होते। तो इन सब केसेस में हमने क्या किया था कि टैक्स भाई कि जैसे ही तेरा बिजनेस का वो हो रहा है, कि जैसे तू इंडिया छोड़ के जा रहा है, कि जैसे तू डिजॉल्व हो रहा है, तो तुरंत टैक्स दे, तभी हम मानेंगे कि ये सारी चीजें हो रही है, तभी तेरे को इंडिया से बाहर निकलने दिया जाएगा इन दोनों केसेस में। और इस केस में डिजॉल्व तभी माना जाएगा, उससे पहले हम डिजॉल्व ही नहीं करेंगे। अब चौथा जो केस आता है वो उससे भी अच्छा है। चौथा जो कि प्रैक्टिकली बहुत लोग करते भी हैं। चौथे केस में गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई फॉर एग्जांपल ए है, एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए है, ए ने क्या किया, उसको रेंटल इनकम आ रही थी यार, ठीक है, रेंटल इनकम आ रही है 50 लाख रुपए। अब ये कह रहे हैं 50 लाख में मुझे तो बहुत टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि मेरा रेट बढ़ गया। आपको पता होगा 50 लाख हो गया प्लस 5,000 या 6,000 उसके अदर इनकम, तो उसको सरचार्ज लग रहा होगा। आपको पता होगा इंडिविजुअल में 10% सरचार्ज लग जाता है जैसे 50 लाख से ऊपर इनकम होगी। कह रहे ये तो बड़ा गलत काम चल रहा है भाई, 50 लाख से ऊपर हो गया तो मेरा सरचार्ज लगने लग गया। तो इस केसेस को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो यार रुको, आप 50 लाख पे टैक्स दोगे, 50 लाख प्लस, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग रूल ला रखा होगा। आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में पता होगा, तो वो रूल ला रखा। लेकिन लोगों ने क्या किया, और भी अकल लगाए। उन्होंने कहा, लोगों ने क्या किया कि अगर मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये और दूसरी ये, ठीक है, दोनों से 25-25 लाख रुपए आ रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली प्रॉपर्टी किसी और रिलेटिव हो गया या खुद की वाइफ हो गई, उनको ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई कि मेरा जो टैक्स है, टैक्स मुझे कम देना पड़े क्योंकि अब मुझे सरचार्ज नहीं लगेगा और इनको भी स्लैब रेट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो उस हिसाब से बहुत टैक्स बचा लेते हैं, कि टैक्स प्लानिंग की तरह लोग देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसी को अवॉइड करने के लिए कि असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, भाई उनको टैक्स ना देने पड़े, इस वजह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को पहले ही नोटिफाई करके चलते हैं कि नहीं भाई, तुमने अगर ऐसा ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री में कर भी लिया है तो भी हम मानेंगे तेरी एसेट्स है, तुझे टैक्स देना पड़ेगा और हम तेरे से पहले ही टैक्स ले लेंगे कि तू ये ट्रांजेक्शन कर क्यों रहा है, कि टैक्स बचाने के लिए पहले ही तू टैक्स दे जाएगा पूरे पे। तो लिखा क्या है, इफ इट appears to the assessing officer during any current assessment year that any person is likely to charge, sell, transfer, liability, dispose of, or otherwise part with any of his assets with a view to avoiding any payment of his tax liability, then the total income of such person for the period, then the total income of such person for the period from the expiry of the previous year for that assessment year, कि भाई साला उसी साल में आपका हम चार्ज कर लेंगे। कि भाई तुम जब ज्यादा समझदार बन रहे हो, हमारे सामने इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं तो समझदार बन रहे हो, तो ऐसा करो तुम पहले ही टैक्स दे दो। हम नहीं रुकेंगे कि 31 मार्च हो, 31 मार्च के बाद 31 जुलाई तक हम तुम्हें टाइम दे, जो हमारी नॉर्मल ड्यू डेट होती है 31 जुलाई तक का टाइम दे, इसमें तुम रिटर्न भरो, फिर ये सारी चीजें तुम पहले ही कटघरे में आ जाओ, पहले ही तुम टैक्स देके जाओ अगर तुम ऐसी कोई हरकत कर रहे हो तो, ठीक है। और इसमें वही एक बात है कि जो टैक्स रेट लगेगा, जो हमारा टैक्स रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, अगर हमारा अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बोले तो 21-22 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर का जो रेट है, जो हमारा टैक्स रेट हमारा जो बजट में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो वो वाला हमारा रेट लगेगा इसमें, ठीक है। अब हमारा पांचवा आता है डिसकंटिन्यू बिजनेस। ये अगर आप देखें तो ये डिसोल्यूशन वाले के साथ ही है, कि इसमें भी क्या होता है कि एक आप बिजनेस चला रहे हो,
बिजनेस चलाते चलाते लग गया कि भाई 31 जुलाई आ गई, 21, अब मेरा ये बिजनेस क्लोज है भाई, अब मैं बिजनेस आउट ऑफ सर्विस चला गया, अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो अप्रैल मई जून ये जो 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, तो ये तो केस आप जो नॉर्मल देखते हो इंडिविजुअल का रहता है कि भाई उसने बिजनेस छोड़ के भी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ कंपनीज देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो क्या करे, 3 महीने में उनका काम नहीं चला, बिजनेस बंद, डिसोल्यूशन। भाई अपना उन्होंने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, कंपनी बंद करने की एप्लीकेशन डाल दी, उसके बाद जब कंपनी बंद हो जाए टैक्स किससे लोगे आप। तो इन सब केसेस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इन सब केसेस में जहाँ पे डिसकंटिन्यू बिजनेस है, उन केसेस में भी आप वही करोगे, जैसे ही डिसकंटिन्यू हो आपको उसी साल में जितना अगर आपने 3-4 महीने में कमाया उसका टैक्स हमें तुरंत दे दो, कि आप उसके बाद अपना बिजनेस बंद करो। आप कंपनी आरओसी में आप अपने पेपर्स लगाओ कि हम बिजनेस बंद करके डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसमें लिखा है वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज discontinue in any assessment year the income of the period from the expiry of the previous year for that assessment year up to the date of such discontinue may at the discretion of the assessing officer be charged to tax in that assessment year। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ, इसमें क्या लिखा गया है कि उसी असेसमेंट ईयर में उसको चार्ज करना पड़ेगा कि भाई क्योंकि इन केसेस में क्या हो गया, प्रीवियस ईयर इक्वल टू मेरा असेसमेंट ईयर हो गया और करंट ईयर में ही उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा अपनी टैक्स लायबिलिटी को। इसमें भी वही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यू ऑन 16 जुलाई 2020 देन द इनकम फॉर द पीरियड 1st April 20 to 16th July 2020 may be assessed in the assessing year 2021 itself। The tax will be charged at the rate in force for advance tax payable during financial year 2021, that is rate given in part 3 of the first schedule। जो रेट दिया गया एडवांस टैक्स के लिए, जो हम रेट लेते हैं उसी रेट पे हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि हम प्रीवियस ईयर के रेट से कर दें। तो मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसके आगे की क्लासेस लेने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको आगे भी ऐसी नॉलेज मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।